नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत में हम आज बीएड फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग का प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें प्रथम इकाई बाल विकास की अवधारणा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे कि जैसा कि पहले हम वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वंशानुक्रम के अपन ने अवधारणा, उनके नियम और उनके प्रभावों के बारे में हमने जाना है। आज हम उन्हीं वंशानुक्रम के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि वंशानुक्रम के 4 सिद्धांत मुख्य रूप से बताए गए हैं। एक है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, दूसरा है प्रत्यागमन का सिद्धांत और तीसरा है अर्जित गुणों का हस्तांतरण का सिद्धांत और मूल जीवाणु की निरंतरता का सिद्धांत। इन 4 सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। पर जो पहला सिद्धांत है मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, यह मेंडलवाद के नाम से भी या मेंडल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसका वंशानुक्रम की विशेषताओं का पता लगाने के लिए ग्रेसर जॉन मेंडल ने इसका प्रतिपादन किया था और इन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए, जिसमें मटर पर प्रयोग किए, चूहों पर प्रयोग किए और उन प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जिसको मेंडलवाद या मेंडल का नियम के नाम से विख्यात है। अब इस प्रयोग से संबंधित, इस वंशानुक्रम से संबंधित उन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो उन्होंने 2 प्रकार के प्रयोग किए हैं। पहला है मटरों पर प्रभाव और दूसरा है चूहों पर प्रभाव। तो मटरों पर जो प्रयोग किए उनके बारे में हम पहले अध्ययन करेंगे कि मटरों पर क्या क्या अध्ययन किए थे उनके बारे में। तो 2 प्रयोग महत्वपूर्ण उनके हैं, मटरों पर और चूहों पर। पहला, उन्होंने 2 प्रकार के मटर के बीजों को उन्होंने अपनी पौधशाला में उत्पादित किया और उत्पादित करने के बाद में उन्होंने समान संख्या में छोटी और बड़ी मटरों को बोया और जो मटर उनसे उत्पन्न हुए वे सभी बड़ी मटरें थी। फिर उसने उन जो मटर बड़ी हुई थी उन वर्ण संकर मटरों को बोया, जिससे वर्ण संकर मटरें पैदा हुई। इसको हम एक प्रयोग के द्वारा, मैं टेबल के द्वारा समझाऊंगा। बड़ी मटर व छोटी मटर, इन दोनों को उन्होंने उगाया और इनसे जो निष्कर्ष निकला, बड़ी मटर बड़ी मटर बड़ी मटर और बड़ी मटर, यानी इनसे जो निष्कर्ष निकलता है वह बड़ी मटर प्राप्त हुई। अब इन बड़ी मटर को वापस उन्होंने बोया, ठीक है ना। तो इसमें से बड़ी मटर प्राप्त हुई जो कि शुद्ध रूप से होगी वह 25%, ठीक है ना। फिर दूसरी जो पौध तैयार हुई है वर्ण संकर मटर, ये प्राप्त हुए 50%, बड़ी मटर शुद्ध 25% और वर्ण संकर मटर कितने प्राप्त हुए? 50%। और छोटी मटर प्राप्त हुई है शुद्ध वाली, वह भी 25% प्राप्त हुई है, ठीक है। फिर इन वर्ण संकर जो 50% है
उनको वापस बोया गया है और उनसे जो प्राप्त मटर प्राप्त हुए उनके बारे में, इन वर्ण संकर मटर से जो प्राप्त हुए बड़ी मटर जो कि शुद्ध रूप से, छोटी मटर शुद्ध रूप से, और वर्ण संकर मटर। अब देखिए इसमें बड़ी मटर प्राप्त हुई शुद्ध रूप से 25%, ये प्राप्त हुए 50%, और छोटी मटर प्राप्त हुई 25%। तो यह स्पष्ट होता है कि वर्ण संकर से जो भी मटर प्राप्त हुए 50% तो वर्ण संकर मटर प्राप्त होते हैं, और 50% में से 25% बड़ी मटर शुद्ध प्राप्त होते हैं, और 25% शुद्ध छोटे मटर प्राप्त होते हैं। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। ये मेंडल का पहला नियम था, मटरों के जो प्रयोग किया है उससे निष्कर्ष निकला। फिर दूसरा आता है चूहों पर जो प्रयोग किया है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चूहों पर जो अध्ययन किया है, अब चूहों पर जो अध्ययन किया है इसी प्रकार मेंडल ने चूहों पर भी अनेक प्रयोग किए हैं और पूर्व निष्कर्षों को प्राप्त किया है, और उनसे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए सफ़ेद और काले रंग के चूहे को साथ साथ रखा, उनमें समागम हुआ, और समागम होने के बाद में जो पहले जो चूहे उत्पन्न हुए वह काले उत्पन्न हुए, फिर वर्ण संकर चूहे उत्पन्न हुए, और फिर उन वर्ण संकर चूहों को साथ में रखा गया है तो उसमें सफ़ेद काले दोनों ही प्रकार के चूहे उत्पन्न हुए। यह मेंडल के प्रमुख प्रयोग हैं। मेंडल ने 2 प्रकार के प्रयोग किए, मटर पे और चूहों पर। अब इस प्रयोग का क्या निष्कर्ष निकलता है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेंडल के जो प्रयोग हुए हैं उनका यही निष्कर्ष निकलता है कि मेंडल का ये जो नियम है प्रत्यागमन को स्पष्ट करता है, यानी जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने में सहायता करता है। दूसरा, बालक में माता पिता की ओर से एक एक गुणसूत्र आता है। मेंडल का सबसे महत्वपूर्ण नियम एक माता से और एक पिता से गुणसूत्र आता है। इसके साथ में ही गुणसूत्र की जो अभिव्यक्ति है संयोग पर निर्भर करता है, यानी गुणसूत्र की अभिव्यक्ति उस संयोग पर निर्भर करती है। एक ही प्रकार के गुणसूत्र अपने ही प्रकार की अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे जागृत गुणसूत्र अभिव्यक्त करता है, और जो जागृत नहीं होते हैं वह अपने आप को धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। कालांतर में यह अनुपात 1:2, 2:4, 1:2 और 1:2 होता जाता है, जैसा कि अपन ने प्रयोग में अपन ने अध्ययन किया है। तो आज हमने वंशानुक्रम का पहला सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत पढ़ा है, जिसमें हमने 2 प्रयोगों के बारे में, मटरों पर प्रयोग और चूहों पर प्रयोग के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।